वक्फ कानून पर विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धमकी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम आ गए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हालांकि इस धमकी के बाद इमरान मसूद ने न्यूज 18 पर अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है तो हमें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। 2013 के अंदर जब ये कानून बना, ये कानून सर्वसम्मति से बना। इस कानून के समर्थन में आडवाणी जी ने बोला, इस कानून के समर्थन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने बोला, इस कानून के समर्थन में सारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला। आज उस कानून में कौन सी कमी आ गई कि आपने उसे पलट दिया? नहीं तो हाँ 100% उसके अंदर उसके अंदर अरे तो संसद हमारा गला घोट देगी क्या भाई? संसद हमारा गला घोट दीजिएगा। उसके अंदर संरक्षण था, अरे उसमें संरक्षण था, उसमें अरे अभी तो बोला है। अरे मेरी एक बात का जवाब ना आप दे सकते हो, ना मेरी एक बात का जवाब सरकार के पास है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे। मैंने सारी चीजें आपको तथ्यात्मक बताई, आप कह रहे हो कि अब भी। अरे मैं तो तथ्यात्मक बोल रहा हूं। अब एक बात बताइए, मैं तो तथ्यात्मक। अरे कौन? इन तनख्वाहियों की क्या बात कर रही हो आप? अरे तनख्वाहियां हैं, अरे इन तनख्वाहियों की क्या बात कर रही हो आप? इन तनख्वाहियों के लिए, अरे इन तनख्वाहियों की बात नहीं सुनते हम, ना इन तनख्वाहियों के ऊपर बात करना चाहते। हम पढ़ लिख करके, हाँ हम पढ़ लिख जो आकर के बैठ करके डिबेट के अंदर इसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं अपने समाज के। अरे हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में भी तनख्वाहियां हैं, वो नहीं, वो सब पूरी तरह से धोखा कर रहा है समाज के साथ। इमरान मसूद ने वक्फ के विरोध में धमकी वाला बयान हैदराबाद में दिया था, जिसके बाद इस बयान पर घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर चूरू से आ रही है। नकली घी की सूचना पर सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। NH 52 पर हरियाणा नंबर का ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक में 322 टिन घी बरामद किया गया है। गोपाल शक्ति, कृष्णा सागर, हर्बल प्योर, केसरी रत्न ब्रांड के घी। फूड सेफ्टी ऑफिसर मदन बाजिया भी मौके पर पहुंचे। घी के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नकली घी का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया, भांडाफोड़ हुआ। सूचना पुलिस को मिली थी, इनपुट के आधार पर पुलिस ने रेड मारी है। NH 52 पर देखिए हरियाणा नंबर का आपको ट्रक नजर आ रहा होगा, इसे जब्त किया गया है और इसी ट्रक के अंदर 322 टिन घी बरामद किया गया है। और अब बात बिहार की करते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये बयान बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिया। पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासत गरमा दी है। सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट के नेतृत्व में एनडीए झंडा फहराएगा तो विपक्ष एनडीए पर हमलावर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के हिसार में दिए गए एक बयान ने बिहार में सियासी चिंगारी को सुलगा दिया है। ये बयान दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सैनी ने कहा, हरियाणा के बाद अब बारी बिहार की है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराया जाएगा। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। रविवार को गुरुग्राम में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम के मंच से सैनी ने बयान दिया। सैनी का बयान आते ही इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे बीजेपी का साइलेंट प्लान बता दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे।
अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी, अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। हालांकि बीजेपी ने मामला गर्माता देख फौरन डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सुर में सभी बीजेपी नेता नीतीश के नेतृत्व की बात कहने लगे। खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बता दें कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर फिलहाल काफी कंफ्यूजन है। ऐसे में जब सैनी का बयान आया तो एनडीए को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया, पर बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश ही सीएम हैं सदा के लिए। पटना से संवाददाता संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद हालात भले ही सामान्य हो गया हो, लेकिन इस हिंसा के बीच जो कहानियां निकल कर आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आरोप है कि हथियारों के बल पर अराजक भीड़ ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद की दिल दहला देने वाली कहानी। हिंसा के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। अराजक भीड़ का सामना करने वालों की गवाही। मुर्शिदाबाद से मालदा तक हिंदू परिवारों के जख्म। अपने घर से दर बदर हुए ये परिवार उस हिंसा का सामना करके आए हैं जिसे देखकर, सुनकर और उसकी कहानियां बयां करके ये सहम उठते हैं। हिंसा की आग ने इन्हें भीतर तक झुलसा दिया है। चेहरे पर ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुर्शिदाबाद हिंसा के ये चश्मदीद मालदा में सिर्फ इसलिए शरणार्थी बने हैं क्योंकि अराजक भीड़ ने इनके साथ हैवानियत की हदों को पार किया। आरोप इतने संगीन कि सुनकर ही कलेजा कांप उठे। আজকে দিয়েছে वक्फ कानून के विरोध में हिंसा ऐसी भड़की कि मुर्शिदाबाद में सारा सिस्टम धराशायी हो गया। घरों में तोड़फोड़, सड़कों पर आग जली, महिलाओं से छेड़छाड़ और जिंदगी छीन लेने की साजिश। सब कुछ एक झटके में तहस नहस कर दिया गया। यही वजह है कि हिंसा प्रभावित हिंदू परिवार सच बयां करके सिहर उठते हैं। মানে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে মুসলমানেরা, বম, পিস্তল, তারপরে চাকু চালিয়েছে, ছেনি চালিয়েছে, বম চালিয়েছে আর আমাদের বাড়ি লুটপাট করেছে। বাড়িতে জানলা কবাট ভেঙে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার সব নষ্ট করে দিয়েছে। তো আমরা কোথায় থাকবো? তার জন্য আমাদের এই পার থেকে গেলছে সেমিন পুলিশেরা নৌকা নিয়ে আমাদের ঘাটের সামনে, তার জন্য ওরাই নিয়ে এসছে, বাচ্চাকে তো নিয়ে এসছি। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने केवल हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया बल्कि बीएसएफ के जवानों पर भी पेट्रोल बम फेंके। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर यह दावा किया और बीएसएफ के एक अधिकारी ने उनके इस दावे की तस्दीक भी कर दी। असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
बंगाल में तुष्टीकरण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब जिहादी कट्टरपंथी भी पेट्रोल बम से बीएसएफ के जवानों पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सिर्फ अराजकता नहीं है, ये दिन दहाड़े देशद्रोह है। शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी, तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज्यादातर जो भी हॉटस्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद संगीनों के साए में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन सवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर। मध्य प्रदेश के गुना में उबाल, लोग गुस्से से लाल हैं और इस गुस्से के पीछे की वजह है हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मांग कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की हो रही है। बाबा बागेश्वर के मामले में एंट्री हो गई है और उन्होंने दंगाइयों के लिए सजाए मौत मांग ली है। इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। अभी गुना में क्या हालात है और क्यों हर बार हिंदू की आस्था पर चोट होती है, दिखाते हैं आपको। गुस्सा, क्रोध, विरोध या आक्रोश, हिंदूवादी संगठनों के इस प्रदर्शन को आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि ये उबाल उस सोच के खिलाफ है जिसमें छतों से नफरत के पत्थर बरसते हैं। ये उबाल नियत में उस खोट के खिलाफ है जिसमें आस्था पर चोट होती है। ये उबाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर गुनाह हुआ है, गुनाह पत्थरबाजी का, और वो भी हनुमान जन्मोत्सव पर निकल रहे जुलूस पर। और ये पत्थर सिर्फ जुलूस पर नहीं बरसे, ये पत्थर बरसे हैं लोगों की श्रद्धा पर। लिहाजा अब लोगों की पुकार है कि दंगाइयों पर कड़ा प्रहार हो, पूरा हिसाब हो और बुलडोजर वाली दवाई से इलाज हो। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की शोभा यात्रा पर जो जिहादियों ने पत्थरबाजी की है वो बहुत हिंदू समाज के लिए एक निंदनीय विषय है। इसके बाद इन पे पुलिस प्रशासन से मांगे, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इनके खिलाफ 2000 कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के खिलाफ लोगों में उबाल है और बाबा बागेश्वर भी लाल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तो गुना हिंसा के आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर डाली है। किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे। गुना की घटना पर सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है जिसे हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर बरसे पत्थरों से ज्यादा मुस्लिमों पर हो रही कार्रवाई खटक रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो महू में हिंसा की याद दिलाते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप दाग रही है। खैर किस बात की कर दी गई एक समुदाय के लोगों के ऊपर। दूसरा बयान एसपी महोदय ने ये दिया था कि गलत रूट के ऊपर बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया, मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई। तो फिर जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? ये भेदभाव से भरी कार्यवाही, ये कार्यवाही झूठी है, दबाव में की गई है। ये एसपी महोदय का पहले बयान जो था वो गलत। जब महू में घटना हुई थी तब कांग्रेस विभाग के मीडिया विभाग के अध्यक्ष का कहना था कि आखिर उस रास्ते पर जुलूस निकालना क्यों, और अब आप उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब गलत रूट पर यात्राएं निकाली जा रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब भारत में रहकर हिंदू जयकारे नहीं लगा सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता। कांग्रेस पार्टी कहना चाह रही है, और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आप समझ लीजिए, इनका पेट नहीं भरा पाकिस्तान बनाकर। इस हिंदुस्तान में आज भी ये पाकिस्तान की लकीर खींचकर देश को बंटवारे की राह पर ले जाना चाहते हैं, जबकि इस देश में सबको अपना अधिकार है। और इस यात्रा से किसको दुखी हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्यों दुखी है?
पत्थरबाजी के बाद टेंशन है, पुलिस का एक्शन है, धर्म की लड़ाई है और सियासत की अंगड़ाई है। इन सब के बीच लोगों का गुस्सा है जो अब सड़कों पर संग्राम की शक्ल अख्तियार कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब साजिश ने पत्थरों का रूप लिया है। चाहे खरगोन में रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी हो या चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद महू में हिंसा की घटना हो या अब गुना में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकल रही यात्रा पर पथराव की बात हो, हर घटना में पीड़ित हिंदू ही है। बेल्जियम में गिरफ्तार हुए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के घर पहुंची। मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में मौजूद इस घर के दरवाजे पर ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक तमाम विभागों के नोटिस चस्पा हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के तकरीबन 13,800 करोड़ का जो मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी, उससे शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के तहत ये एक मांग की थी कि मेहुल चोकसी को जहां भी है उसे डिटेन किया जाए और एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस को शुरू किया जाए। एक बड़ी कामयाबी है जहां पर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस अब शुरू होगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको उस फ्लैट में उस जगह पर विजुअल दिखाया जाता है जहां पर ईडी ने मेहुल चोकसी के पूरे फ्लैट को सीज कर दिया था। चारों तरफ आपको अगर दिखाए पूरे पैन करके इस हर जगह लीगल नोटिस लगे हुए हैं और इसी जगह पर मेहुल चोकसी पूरे परिवार के साथ रहता था। 2018 में जब ये पूरा मामला आया था, जब लगा कि उसके ऊपर जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कसते आ रही है, उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। इस तरीके के लीगल नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, बैंक के लोग यहाँ पे लीगल नोटिस लगे हुए हैं। अब मेहुल चोकसी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस सोसाइटी में रहने के बाद इस सोसाइटी के जो पैसे हैं, जो ड्यूज हैं, उसे भी मेहुल चोकसी ने क्लियर नहीं किया है। इस सोसाइटी के मेंबर हमारे साथ हैं परीख जी, उनसे हम बात करते जाते हैं। परीख जी, ये बताइए कि यहाँ पर मेहुल चोकसी अकेले रहते थे क्या पूरे परिवार के साथ रहते थे? कौन कौन रहता था यहाँ पर? सो वो अपने साथ हिज वाइफ एंड हिज 3 चिल्ड्रन, सो पूरा फैमिली यहाँ पे रहता था। तो उसके 3 फ्लैट का आप सोचिए कि ऑन पेपर उसका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम 95 लाख होता है, और ये 2020 की बात है और आज 2025 हो गया है। तो सोसाइटी को 7 साल के जो मेंटेनेंस के ड्यूज है वो नहीं मिले हैं, प्लस के रेनोवेशन का जो खर्चा था वो बाकी के मेंबर्स को उठाना पड़ा। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और जो भी लीगैलिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स जो यहाँ के सोसाइटी के लोग फेस कर रहे हैं और एजेंसीज जो नोटिस हैं, उनका जवाब पाने के लिए कोशिश की जाएगी कि मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। मुंबई से कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं सलमान खान की। दरअसल बॉलीवुड भाईजान सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार सलमान खान को व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है। धमकी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान को फिर मिली धमकी। सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार मुंबई के वर्ली के परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसमें अभिनेता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही धमकी देने वाले ने सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। घटना के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिल्म स्टार सलमान खान की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है। अगर सूत्रों की माने तो इस धमकी मिलने के बाद से जहां एक और वर्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है और सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 2024 को गोलीबारी की घटना हुई थी। अब ठीक एक साल बाद उसी तारीख 14 अप्रैल 2025 को एक्टर के लिए धमकी भरा मैसेज आया है। बॉलीवुड के भाईजान को पहले भी कई रैंडम धमकी मिल चुकी हैं। पुलिस ने जांच की थी और सुरक्षा को देखते हुए उनके अपार्टमेंट की बालकनी को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। साथ ही एक्टर को Y+ सिक्योरिटी मिली है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान का खतरा बताया जाता है।
इसी गिरोह ने बीते साल एक्टर के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। काले हिरन केस में भले कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है, लेकिन बिश्नोई गैंग उनसे माफी मंगवाना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि सलमान खान को धमकी मिली। इससे पूर्व भी जब उसे धमकी मिली गई थी तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी, और ऐसे में पिछले काफी समय से वो अपने फैंस से दूरियां बनाए सुरक्षा की दृष्टि को लेकर। अगर सलमान खान के फैंस की माने तो ईद के दौरान सलमान खान अपने घर की बैल्कनी पर जहां बुलेट प्रूफ ग्लास लगी है वहां से ईद मुबारक इशारों में करते दिखे। और ऐसे में एक बार फिर से जब धमकी मिली है तो सलमान खान की सुरक्षा में लगी टीम को और बढ़ा दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18।